Assalamu alaikum. In this video, we will discuss an 18 amendment of Constitution of Pakistan 1973. इसको हम एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट इस वजह से कहते हैं बिकॉज इसमें 97 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को जो है अल्टर किया गया था, ऐड किया गया था और उसको मॉडिफाई किया गया था। और साथ ही साथ जो है 3rd, 4th और 6th और 7th शेड्यूल को जो है मॉडिफाई किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। जो 18 अमेंडमेंट है वो आसिफ अली जरदारी उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पास कराई थी पीपी गवर्नमेंट की तरफ से और 19 अप्रैल 2010 को फाइनली जो है 18 अमेंडमेंट जो है पास हुई थी। अब 18 अमेंडमेंट पास कराने की वजह क्या थी? बिकॉज़ जो हमारे डिक्टेटर थे ज़ियाउल हक और मुशर्रफ, उन्होंने 8 और 17 अमेंडमेंट के थ्रू जो है कॉन्स्टिट्यूशन 1973 की जो फॉर्म थी, ओरिजिनल फॉर्म थी, उसको चेंज कर दिया था। बिकॉज़ जैसे कि हमें पता है हमारे जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट देता है, लेकिन यहाँ पे जो 8 और 17 अमेंडमेंट जो आई थी उस वजह से जो है गवर्नमेंट की जो फॉर्म थी वो सेमी प्रेसिडेंशियल हो गई थी, यानी ज़्यादा पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास थी। उसका रीज़न ये भी देखा जा सकता है कि जो हमारे डिक्टेटर जितने भी आते थे वो कोई एमएनए या एमपीए तो नहीं होते थे, वो अपनी पावर जो है वो एज अ प्रेसिडेंट माशाल्लाह लगा के एज अ प्रेसिडेंट आते थे और वो अपनी पावर्स को उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए सारी की सारी पावर्स जो हैं एक प्रेसिडेंट के अंदर वेस्ट करनी पड़ती थी। तो वो ज़्यादा पावर प्रेसिडेंट को दे देते थे और प्राइम मिनिस्टर के पास ऐसा कोई पावर्स नहीं रहती थी। तो ये स्टार्टिंग कब से हुई? तो फर्स्ट जो है ज़ियाउल हक साहब ने जो है 8 अमेंडमेंट की 1985 में और सारी की सारी पावर्स जो हैं प्रेसिडेंट के अंदर वेस्ट कर दी। उसके बाद 13 अमेंडमेंट हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, नवाज शरीफ साहब ने 1997 के अंदर की और उन्होंने दोबारा से जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को रिस्टोर किया और सारी पावर जो है प्रेसिडेंट से लेकर प्राइम मिनिस्टर को दे दी, ओरिजिनल फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन को ले आए। फिर 17 अमेंडमेंट हुई जनरल ज़ियाउल हक की ने की और उन्होंने दोबारा जो है प्रेसिडेंट की पावर को रिस्टोर कर दिया 2003 में, ठीक है। और फिर फाइनली 18 अमेंडमेंट हुई 2010 में, जिसमें आसिफ अली जरदारी ने कि गवर्नमेंट ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आए और दोबारा से जो है प्राइम मिनिस्टर की पावर को रिस्टोर किया और कोशिश की कि दोबारा जो है मार्शल लॉ के लिए रास्ते बंद किए जा सकें। 18 अमेंडमेंट का जो मेन पर्पस था वो सूबों को ताकतवर बनाना था, उनको एम्पावर करना था। उस टाइम के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने एक स्पेशल कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया और उनके मेंबर्स को कहा कि वो अमेंडमेंट का एक ड्राफ्ट जो है वो 10 अगस्त 2009 तक जो है वो सबमिट कराएं और वो ड्राफ्ट इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनाएं कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी हो, प्रोविंस ऑटोनॉमी हो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो और एक गुड गवर्नेंस हो। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कमेटी ने 97 आर्टिकल्स को अमेंड करने के लिए ड्राफ्ट जो है वो सबमिट कराया और उस ड्राफ्ट को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से मोर देन 2/3 मेजॉरिटी से पास कराया गया और फाइनली 19 अप्रैल 2010 को जो है 18 अमेंडमेंट पास हो गई। 18 अमेंडमेंट में बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हुई, जैसे हम छोटी छोटी चीज़ों को पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर इंपॉर्टेंट चीज़ों को फर्दर जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो चीज़ जो चेंज की गई थी वो आर्टिकल 270A के अंदर जो है ज़िया का नाम डिलीट किया गया था, जो कि 8 अमेंडमेंट के अंदर ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसको इस बेसिस पे डिलीट किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1973 का वो एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट देता है, तो एक डिक्टेटर का नाम कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे हो सकता है। इस बेसिस पे जो है 270A आर्टिकल से ज़िया का नाम जो है वो ओमिट किया गया, उसको डिलीट किया गया और साथ ही बलोचिस्तान और सिंध के जो है स्पेलिंग्स को करेक्ट किया गया। सरहद का नाम जो है चेंज करके खैबर पख्तूनख्वा कर दिया गया। उसके बाद आर्टिकल 6 जो है उसमें थोड़ी चेंजिंग की गई, साथ ही साथ जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें भी चेंजिंग की गई। आपको फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऐड किया गया, इन्फॉर्मेशन का राइट दिया गया। 5 से लेकर 16 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने जो है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी करार दिया और 58(2)B के अंदर जो प्रेसिडेंट की पावर थी कि वो अपनी जो है विल पे असम्बली को कभी भी डिज़ोल्व कर सकता है, उस पावर को जो है वो ख़त्म कर दिया गया और जो है सेनेट की जो सीट्स को इंक्रीज़ किया गया। पहले सेनेट की सीट जो थी वो 100 थी, उसको बढ़ाकर 104 कर दिया गया और उसमें 4 नॉन मुस्लिम जो है मेंबर्स को ऐड किया गया। हर सूबे से एक नॉन मुस्लिम मेंबर्स जो है वो होगा। अंडर आर्टिकल 104 के अंदर ये बात की गई कि प्रोविंशियल असेंबली का जो स्पीकर है वो एज अ गवर्नर एक्ट कर सकता है गवर्नर की एब्सेंस में। और आर्टिकल 92 के अंदर जो है कैबिनेट के साइज़ को रिड्यूस किया गया और ये कहा गया कि अगर कैबिनेट जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट है तो वो 11% जो है टोटल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होनी चाहिए। और आर्टिकल 130
के अंदर अगर प्रोविंशियल कैबिनेट की बात हो रही है तो उसमें 15 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बात की गई कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आर्टिकल 154 के अंदर ये कहा गया कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो मीटिंग है वो 90 डेज़ के अंदर एक बार ज़रूर होनी चाहिए और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर होगा। अंडर आर्टिकल 175 के अंदर जो है इस्लामाबाद के लिए हाई कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश की गई और उसके बाद जो है प्रोविंस को अलाउ किया गया कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपने लिए लोन रेज कर सकते हैं अपने कंसोलिडेटेड फंड को, प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड को गिरवी रखवा कर। और साथ ही वो आर्टिकल 175A के अंदर जो है जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए एक प्रोसीजर दिया गया। बिकॉज 2010 से पहले ये होता था कि प्रेसिडेंट जो है किसी भी पर्सन को है जज जो है अपॉइंट कर देता था और उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक एलिवेट भी कर सकता था। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट को ये लगता था कि अगर प्रेसिडेंट अपनी मर्ज़ी से जज अपॉइंट कर रहा है तो वो अपनी मर्ज़ी से उनसे डिसीजन भी ले सकता है। तो इस बेसिस पर 2010 में जो है जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए एक प्रोसीजर दिया गया 175A में। इसमें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाई गई और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 7 मेंबर्स जो हैं वो रखे गए सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए। उसमें फर्स्ट मेंबर जो था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड फेडरल लॉ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। अटॉर्नी जनरल कहते हैं फेडरल के लॉयर को और एडवोकेट जनरल कहते हैं प्रोविंस के लॉयर को। और 7वां मेंबर था वो सीनियर एडवोकेट था जिसको 2 साल के लिए अपॉइंट करती थी, उसको अपॉइंट किया जाता है बार काउंसिल की तरफ से और उसका एट लीस्ट जो है वो 10 ईयर्स जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये जो कमेटी जो थी जुडिशल कमीशन जो थी वो नाम जो है नॉमिनेशन लेकर जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजती है। अब पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर टोटल 8 मेंबर्स होते हैं, 4 जो हैं वो जो है गवर्नमेंट से होते हैं और 4 जो हैं वो अपोजिशन से होते हैं। या हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि वो 4 जो हैं वो सेनेट से होते हैं और 4 नेशनल असम्बली से होते हैं। अब जो 4 नेशनल असम्बली से होते हैं उसमें जो है 2 अपोजिशन से होंगे और 2 गवर्नमेंट से होंगे। उसके बाद जो 4 जो है सेनेट से होंगे उसमें भी 2 अपोजिशन से होंगे और 2 गवर्नमेंट से होंगे। यानी इक्वालिटी उनको देने के लिए जो है उन लोगों ने इस तरह रखा कि डिवीज़न कर दी कि 4 अपोजिशन से हो जाएंगे और 4 गवर्नमेंट से हो जाएंगे। अब वो नेम जो भी सेलेक्ट करेंगे उस नेम को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट जो है उस नेम को अप्रूव करके जो है जज अपॉइंट कर देगा। ये प्रोसीजर था सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने का। अब अगर किसी भी आपने हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है तो उसमें जो है 11 मेंबर्स हो जाएंगे जुडिशल कमीशन में। अब वो जुडिशल कमीशन में 11 मेंबर 7 मेंबर्स तो यही होंगे, उनमें जो 4 मेंबर्स वो ऐड किए जाएंगे फर्दर, वो उस रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट का जो है जस्टिस होगा और उस रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट का जो है एक जज सीनियर जज होगा और प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर होगा और वहाँ का जो है सीनियर एडवोकेट होगा जिसका एटलीस्ट 15 साल का एक्सपीरियंस हो और उसको भी 2 साल के लिए अपॉइंट करेगी और बार ही उसको अपॉइंट करेगी। ठीक है। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए आपने जज को अपॉइंट करना है तो जैसे हमने पहले उन 7 मेंबर्स में किसी भी हाई कोर्ट के लिए 4 मेंबर्स को ऐड किया था तो वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसमें सिर्फ 2 मेंबर्स को ऐड करेंगे, यानी टोटल मेंबर्स की तादाद हो जाएगी 9। अब यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ऐड होगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक सीनियर जज ऐड करके वो जो है बाद में इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ और 19 अमेंडमेंट में इसको चेंज किया गया बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज हुआ था कि यहाँ पे जुडिशरी पे जो है वो बार लगा दी गई है, उसके इंडिपेंडेंस को जो है आपने बाहर कर दिया है बिकॉज जो है जुडिशल कमीशन जो भी नाम भेज रही है पार्लियामेंट्री कमेटी उसको किसी भी बेसिस पे रिजेक्ट कर सकती है और उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिर 19 अमेंडमेंट में ये चीज़ चेंज की गई कि अगर जुडिशल कमीशन की तरफ से कोई नाम भेजा गया, अगर पार्लियामेंट्री कमेटी ने उसको जो है रिजेक्ट करना है तो वो एक प्रॉपर रीजनिंग देगी कि किस रीजनिंग पे उन्होंने जो है इस नेम को जो है रिजेक्ट किया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ ऐड की गई, पहले पार्लियामेंट्री कमेटी डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास भेजती थी और प्रेसिडेंट उसको जो है जज अपॉइंट कर देता था, लेकिन अब जो है पार्लियामेंट्री कमेटी प्राइम मिनिस्टर को भेजेगी और प्राइम मिनिस्टर जो है वो फिर प्रेसिडेंट को भेजेगा और फिर उस बंदे को अपॉइंट किया जाएगा। और नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ वो आर्टिकल 153 और 154 के अंदर जो है क्या, जैसे हमने आपको बताया कि पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर जो है वो 8 मेंबर्स किए गए और कॉमन इंटरेस्ट के अंदर भी यही 4 गवर्नमेंट से और 4 अपोजिशन से थे। उनकी 90 डेज़ में जो है एक मीटिंग जो है ज़रूरी होगी। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड की बात हुई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड में पहले ये था कि जब हमारे पास 2 सूबे थे, ठीक है, पाकिस्तान बना तो हमारे पास 2 सूबे थे, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, तो उस टाइम पर ये पॉलिसी इख्तियार की गई थी कि जो फ़ंड है उनको इन बेसिस पे जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि जिसका एरिया ज़्यादा है उसके पास
पास ज़्यादा फंडिंग आएगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है अब जो आपका पाकिस्तान है इसके पास एरिया ज़्यादा था और बांग्लादेश वाली साइड पे उस टाइप पे पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो उन्होंने कहा कि जिस टाइप पे जगह पे एरिया ज़्यादा उधर ज़्यादा फंडिंग दी जाएगी। लेकिन जब 1971 के अंदर वो हमसे अलग हो गए और हमारे 4 सूबे बन गए, तो इन लोगों ने पॉलिसी चेंज कर दी गवर्नमेंट ने, और उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम जो है पॉपुलेशन के बेसिस पे जो है फ़ंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रोविंस और कैपिटल में, प्रोविंसेस के अंदर कि किस प्रोविंस को कितना पैसा मिलना चाहिए। अब 2010 के अंदर इसमें फर्दर अमेंडमेंट की गई। अब 2010 से पहले क्या होता था कि जो है प्रोविंस और कैपिटल में किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन थी। कैपिटल अपने पास 52.7% शेयर रखता था और प्रोविंस को देता था 47.2% जो है वो शेयर देता ये था। यानी सेंटर के पास ज़्यादा पैसे होते थे और प्रोविंस के पास कम पैसे होते थे। लेकिन 2010 में जो है इसमें अमेंडमेंट करके प्रोविंस को एम्पावर किया गया, प्रोविंस को ज़्यादा जो है पावर दी गई और ये किया गया कि जो सेंटर से 10% कट करके ये कर लिया गया और प्रोविंस को अब 57.5% दिया जाता है शेयर, और जो है प्रोविंस को 42.2 जो है शेयर जो है सेंटर अपने पास रखता है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को किस बेसिस पे, उन्होंने कहा कि आप किस बेसिस पे डिवाइड करें, और उन्होंने कहा अब आप पॉपुलेशन की बेसिस पे सिर्फ डिवाइड ना करें पैसे, अब आप ये देखें कि कौन सा प्रोविंस आपको कितने कमा कर दे रहा है, यानी जीपीडी कितनी है उसकी, ठीक है, किस प्रोविंस में कितनी बैकवर्डनेस है, कौन सा प्रोविंस है जिसको आगे लाने के लिए, उसको जो है इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें कितने पैसे रिक्वायर्ड हैं, कितनी पॉपुलेशन है उस एरिया की। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आप पैसों को जो है प्रोविंस के अंदर डिवाइड करें और ज़्यादा शेयर प्रोविंस को दें और कम शेयर जो है सेंटर अपने पास रखे। इसके अलावा जो है कंकरेंट लिस्ट जो थी उसको रिमूव किया गया। अब कंकरेंट लिस्ट को रिमूव करने का मकसद क्या था कि पहले ये था कि प्रोविंस के पास जो है कम पावर थी और सेंटर के पास ज़्यादा पावर थी। सेंटर अपने लिए लॉ क्रिएट कर लेता था, प्रोविंस अपने लिए जब लॉ क्रिएट करने लगता था तो उन्हें सेंटर से परमिशन या लेनी पड़ती थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे उनको एम्पावर किया गया कंकरेंट लिस्ट रिमूव करके कि प्रोविंस अपने लिए लॉज बनाए और सेंटर अपने लिए लॉज बना सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कम्प्लीटली तौर पे सप्रेस रिमूव नहीं किया गया कंकरेंट लिस्ट को, सप्रेस कह सकते हैं, बिकॉज अभी भी सीपीसी और सीआरपीसी एक एक्सेप्शन है जो कि पूरी कंट्री पे एप्लीकेबल होती है। बिकॉज अगर सिंध अपने लिए अलग लॉज बना ले, बलूचिस्तान अपने लिए अलग लॉज बना ले, तो यहाँ पे होगा कि अगर फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान का कोई सिटीज़न है, उसने सिंध में आके मर्डर कमिट कर दिया है, ठीक है, तो अब जुरिडिक्शन तो दोनों की बनती है, सिंध की भी बनती है और बलूचिस्तान की भी बनती है। सिंध में जो है मर्डर की जो है कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, तो हम इंटरनेशनल लॉ में भी ये चीज़ देखते हैं कि जिस एरिया जब बंदे कोई क्राइम कमिट करता है तो उसको उस लॉ के अंडर डील करना चाहिए जहाँ पे पनिशमेंट कम हो, ठीक है। तो अब अगर वो तो ये कहेगा कि मर्डर सिंध में कमिट हुआ तो सिंध की भी जुरिडिक्शन बनती है, और सिंध में जो है मर्डर जो है उसकी कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान में कैपिटल पनिशमेंट है, वो ये कहेगा कि मुझे सिंध में डील किया जाए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जो है सीपीसी, सीआरपीसी या जो कुछ चीज़ें हैं उनको जो है अभी भी कैपिटल के पास ही रखा गया है, सेंटर में ही रखा गया है कि उनको छोड़ के प्रोविंस अपने लिए अदर लॉज जो है वो बना सकता है। तो यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट जो है उसको आप कह सकते हैं कि सप्रेस्ड कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। जो है प्रेसिडेंट की पावर जो है, प्राइम मिनिस्टर की पावर जो है उसको रिस्टोर किया गया और प्रेसिडेंट की पावर को कम कर दिया। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी वो चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर था उसको कम्प्लीटली तौर पे चेंज कर दिया गया और अमेंडमेंट की गई आर्टिकल 213, 215, 216, 218 और 219 और 221 में, जिसमें जो इलेक्शन का जो मशीनरी थी उसको कम्प्लीटली तौर पे चेंज कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमीशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन के जो मेम्बर्स थे और चीफ इलेक्शन कमीशन थी उनको अपॉइंट जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी। और जो चीफ इलेक्शन कमीशन और ये सब होंगे तो ये फॉर्मर जजेस होंगे हाई कोर्ट्स के, और पार्लियामेंट्री कमेटी के जो टोटल मेंबर्स की तादाद होगी वो 12 होंगी, जो हाफ़ अपोजिशन से होगी और हाफ़ जो है गवर्नमेंट से होगी। और पार्लियामेंट्री कमेटी को जो है कॉन्स्टिट्यूट करेगा जो है स्पीकर होगा नेशनल असम्बली का, वो इसको कॉन्स्टिट्यूट करेगा। उसके बाद जो है फाटा में जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलाउ किया गया कि वो जाके वहाँ पे इलेक्शन जो है कॉन्टेस्ट कर सकती हैं। सेकंड जो है ऑर्डिनेंस की पावर जो थी प्रेसिडेंट के पास कि वो कभी भी ऑर्डिनेंस जो है वो इशू कर देता था और वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड्स के लिए होते थे और वो एक लॉ बन जाते थे। लेकिन अब यहाँ पे ये चीज़ जो है इस चीज़ पे बाहर लगा दी गई कि अगर इमरजेंसी के सिचुएशन में एक प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस पास कर भी रहा है तो अगर उसको विदिन 90 डेज़ जो है वो असम्बली से पास कराना होगा। अगर वो 90 डेज़ में असम्बली से ऑर्डिनेंस पास नहीं होता तो 90 डेज़ के बाद ऑर्डिनेंस जो है अपनी जो है जो पावर है वो लूज़ कर देगा और उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और सेकेंड जो इस चीज़ इसमें ऐड हुई वो ये हुई
हुई कि कोई भी पर्सन जो है वो 3 से ज़्यादा बार जो है पीएम भी बन सकता है और वो वज़ीर आला भी बन सकता है। उससे पहले जो है 2010 से पहले कोई भी पर्सन 2 से ज़्यादा टाइम जो है प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था और प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता था। अब यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म कर दी गई कि कोई भी पर्सन जो है 3 बार भी जो है प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है और वज़ीर आला भी बन सकता है। साथ ही साथ जो ये एजुकेशन जो है वो फ्री की गई। उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर की पावर को जो है वो रिस्टोर किया गया और प्रेसिडेंट की पावर को जो है वो कम किया गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।